आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गॉस प्रमेय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गॉसेस थ्योरम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है आपका इस चैप्टर का समझिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक या ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस चैप्टर को पढ़ने से आपका क्या फायदा होगा। यानी आप गॉसेस थ्योरम को समझ जाते हैं तो क्या क्या बातें हैं जो आप इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात कि जब कभी भी आप देखते हैं कि थंडरिंग होती है तो लोग बोलते हैं कि आप आसपास में जहाँ भी कोई गाड़ी वगैरह है तो उसमें जा कर के बैठ जाइए, आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। तो आप जा कर के बैठ जाते हैं तो आपको बिजली का झटका नहीं लगता। ऐसा क्यों? आप गाड़ी के अंदर जाकर बैठे तो आपको थंडरिंग का इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? यह गॉस थ्योरम एक्सप्लेन कर देगा। या फिर आप जो है पिछले लेक्चर में जब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद्युत तीव्रता के बारे में पढ़े थे तो विद्युत तीव्रता के समय आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता निकाला था, आपने रॉड के कारण विद्युत तीव्रता निकाला था, आपने रिंग के कारण विद्युत तीव्रता निकाला था। लेकिन आप गॉस थ्योरम पढ़ जाएंगे तो इस केस में आप जो है बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं, ऐसा वस्तु है जिनके कारण विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी चालक के कारण आप विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। आप चाहे तो गोला के कारण विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। यानी गॉस थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गॉस थ्योरम पढ़ जाएंगे तो किसी भी बॉडी के कारण आप विद्युत तीव्रता निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है गॉस प्रमेय, यानी बोले तो गॉसेस थ्योरम। अब देखो, इस गॉसेस थ्योरम में तो हम तो ये बात समझ गए कि गॉस थ्योरम को पढ़ने से मेरे को क्या क्या फायदा होने वाला है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने कि गॉस थ्योरम में कौन कौन सा टॉपिक डील होगा, कौन कौन से टॉपिक डील होने वाला है। तो देखो, चलते हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में उसको लाइन से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो गॉस थ्योरम में जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत फ्लक्स मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा इसका। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में गॉसेस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। और इसके बाद में हम लोग इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, इसका अनुप्रयोग गॉस थ्योरम का स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस गोला के कारण विद्युत तीव्रता, ठोस गोला के कारण विद्युत तीव्रता। फिर इसके आगे निकलेंगे तो पढ़ेंगे खोखले गोला के कारण विद्युत तीव्रता, खोखले गोला के कारण विद्युत तीव्रता। फिर इसके बाद निकलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बेलन के कारण विद्युत तीव्रता। देखो, ये सब पढ़े थे हम लोग। विद्युत तीव्रता जब पढ़ रहे थे तो इस तरह की चीजें पढ़े थे, केवल बिंदु आवेश के कारण निकालना सीखे थे। लेकिन यहाँ पर ठोस गोला के कारण, खोखले गोला के कारण, बेलन के कारण, बेलन के कारण विद्युत तीव्रता, बेलन के कारण विद्युत तीव्रता। फिर इसके आगे हम लोग निकलेंगे तो पढ़ेंगे चादर के कारण।
आवेशित चादर के कारण, आवेशित चादर के कारण विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। फिर इसके आगे निकलेंगे तो हम लोग किसी भी तरह के चालक, कैसा भी चालक हो उसके कारण, यानी किसी भी चालक के कारण, चालक के कारण विद्युत तीव्रता। यानी समझ रहे हैं आप बात को। इस गॉसेस थ्योरम में इतना सारा टॉपिक है जिसको हमें डील करना है। तो सबसे पहला बात कि हम लोग ये देख चुके कि गॉस थ्योरम पढ़ने से क्या फायदा है। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से हम किसी भी वस्तु के कारण विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद हम थंडरिंग वगैरह होता है तो हम किसी भी कोई गोल चीज के अंदर जाके छिप जाते हैं जिसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? ये सब रीजन हम लोग पता कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्लक्स का उसमें यूज है। हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में अभी आपको नहीं बताएं, इसलिए हम नहीं ज्यादा डिटेल में बता पा रहे हैं। और इस गॉस थ्योरम में कौन कौन से टॉपिक यूज करने वाले हैं तो विद्युत फ्लक्स, गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठोस गोला के कारण विद्युत तीव्रता निकालेंगे, खोखले गोला के कारण विद्युत तीव्रता, बेलन के कारण विद्युत तीव्रता, आवेशित चादर के कारण विद्युत तीव्रता और किसी भी चालक के कारण विद्युत तीव्रता। इतना सारा बात को डील करना है। तो आइए प्रूफ से पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स ये गॉस थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर है वाला, इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन के साथ साथ विद्युत फ्लक्स, इंट्रोडक्शन के साथ साथ विद्युत फ्लक्स। तो लिखते हैं विद्युत फ्लक्स, यानी जब हम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग इसको फाई से लिखेंगे, फाई, फाई से लिखेंगे, फाई। कोई बुक इसको साई से भी लिखता है, साई, साई मतलब भगवान साई नहीं, इस तरह से होता है। तो कोई बुक साई से भी लिखता है, पुराना जो भी बुक्स है जैसे भारती गौन वगैरह वो साई, लेकिन हम लोग फाई से ही लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखो ये फ्लक्स वर्ड तुम समझ रहे हो, फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है बहना, निकलना। तो विद्युत फ्लक्स समझने के लिए आपको जानकारी चाहिए विद्युत बल रेखा के बारे में और विद्युत तीव्रता के बारे में। अगर आप विद्युत बल रेखा के बारे में नहीं जानते हैं तो जाकर फिजिक्स वर्ल्ड बाय विपुल सिंह, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस सर्च कीजिए यूट्यूब पर। लेक्चर नंबर 14 या 15 है, आप उसको देख लीजिए। आप विद्युत बल रेखा के बारे में जान जाएंगे। तो अगर आप विद्युत बल रेखा और विद्युत तीव्रता के बारे में जानते हैं तो इस लेक्चर को अब आप देखना स्टार्ट कीजिए। देखो विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं? बोलता है कि विद्युत बल रेखा कोई आवेश रखा हुआ है और वो आवेश रखा हुआ है तो उसके चारों ओर विद्युत बल रेखा निकलेगा और उस विद्युत बल रेखा के लंबवत कोई सतह रखा हुआ है तो उस सतह के एकांत क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखा निकलती है उन्हीं के कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से सुनिए, डेफिनेशन सुनिए। विद्युत बल रेखा के लंबवत, विद्युत बल रेखा के रखे लंबवत सतह के एकांत क्षेत्रफल से निकलने वाले कुल विद्युत बल रेखा के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सभी विद्युत बल रेखा है। अगर ये सभी विद्युत बल रेखा है जिनका डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर है। विद्युत बल रेखा ऊपर की ओर जा रहा है। अब इस विद्युत बल रेखा के लंबवत
पर हमको एक सरफेस रखा हुआ है, सतह, और इस सतह के एकांक क्षेत्रफल से, मतलब बहुत छोटा सा क्षेत्रफल से, इस सतह के एकांक क्षेत्रफल से जो लाइंस बाहर निकल जा रहे हैं ना, उसे लाइंस के संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए? विद्युत बल रेखा के रखे लंबवत सतह के एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाले कुल विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आप इस चीज को मान लीजिए कोई यहां पर ये सतह रखा हुआ है, ये कोई सतह रखा हुआ है, ठीक है, और इधर से ऐसे विद्युत बल रेखा जा रहे हैं, विद्युत बल रेखा जा रही है, ठीक है, ये विद्युत बल रेखा जा रही है। तो इस विद्युत बल रेखा के लंबवत, इस विद्युत बल रेखा के लंबवत ये सतह रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लंबवत सतह से ये जो लाइंस निकल रही है, ये जो लाइंस निकल रही है, इन्हीं लाइंस को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यानी ये जो 4 लाइंस है ना, ये विद्युत फ्लक्स है, बाकी ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये सतह के लंबवत नहीं निकल रही। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो हम इसको चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकली देखने चलते हैं। देखते रहिए, विद्युत फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा है ऊपर, ये विद्युत बल रेखा, अब इधर क्या है, ये जो विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा तभी निकल रहा है जब आवेश है, आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है। तो मान लीजिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो E है, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, अब इसके लंबवत कोई यहाँ पर एक सतह रखा हुआ है, सतह रखा हुआ है। अगर इस सतह को हम एरिया को A से लिखते हैं, एरिया को A से लिखते हैं, अब इस एरिया के एकांक क्षेत्रफल से, मान लो ये एकांक क्षेत्रफल है, इधर इतना, ये एकांक क्षेत्रफल है, इस एकांक क्षेत्रफल से ये जो लाइंस निकल रहे हैं, ये जो लाइंस निकल रहे हैं, इसी लाइंस को विद्युत फ्लक्स हम लोग कहा है। अगर ये पूरा एरिया A है तो ये एकांक क्षेत्रफल बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा। अगर ये एरिया पूरा A है तो ये बहुत छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, DA होगा, क्योंकि एरिया एक सदिश राशि है। तो ये A वेक्टर, ये D है तो DA वेक्टर होगा। तो बोलता है कि अगर हम इस चीज को न्यूमेरिकली लिखते हैं फॉर्मूला निकालने के लिए, तो बोलता है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता सदिश और एरिया सदिश के बिंदु गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। क्या कहता है कि ये जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत तीव्रता का एरिया सदिश, विद्युत तीव्रता का सदिश और एरिया सदिश का बिंदु गुणनफल को फ्लक्स बोलते हैं। यानी बोले तो ये बोलता है कि जो फाई हो रहा है, फाई ये बराबर होता है विद्युत तीव्रता सदिश का और एरिया सदिश का डॉट प्रोडक्ट, मानी वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट, अगर बात करें हम एकांक क्षेत्रफल का, एकांक क्षेत्रफल का, तो अगर पूरा एरिया A है तो एकांक क्षेत्रफल माने बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है, DA। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर DA। अगर किसी भी बहुत छोटा सा एरिया से लाइन से निकल रहा है, इसलिए फ्लक्स भी बहुत छोटा सा होगा, यानी d फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर DA या फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट A। ये कोई भी आप चल सकता है, ये बड़ा कर लीजिए, ये छोटा कर लीजिए। तो d फाई इज इक्वल टू, आपको मालूम होना चाहिए कि दो सदिश का बिंदु गुणनफल अदिश राशि होता है।
और आपने पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो ए बी cos थीटा के बराबर होता है। समझ रहे हैं आप बात ना? तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी एस cos थीटा, यानी डी फाई इज इक्वल टू, सॉरी ए है तो डी ए, ई डी ए cos थीटा। यही फॉर्मूला होगा। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला कौन सा होगा? यही होगा कि फ्लक्स निकालना है तो विद्युत तीव्रता मालूम होना चाहिए, आपको एरिया मालूम होना चाहिए, और विद्युत तीव्रता का दिशा और एरिया के दिशा के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। यानी अगर हम इस चीज को ड्रॉ करना चाहें, यानी अब हम इस चीज को ड्रॉ करना चाहें तो जैसे मान लीजिए कोई एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर का कुछ डायरेक्शन है इधर, मान लीजिए इधर, और विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन कुछ इधर है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है कितना? थीटा। तो यही वाला थीटा है, विद्युत तीव्रता और एरिया के बीच में एंगल थीटा है। तो यहां से अगर कोई हमसे बोले फ्लक्स निकालिए, कोई बोले कि फ्लक्स निकालिए फाई, तो चुपचाप कर देंगे ई, अगर इसका एरिया ए है तो ई ए cos थीटा, अगर एरिया बहुत छोटा सा डी है तो ई डी ए cos थीटा। इस तरह से हम फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी एस cos थीटा होता है या ई ए cos थीटा होता है। अब चलते हैं इसके आगे, अब थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं। इसमें कुछ केसेस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, या केस ऑब्जर्व करने से पहले इसका हम लोग ऐसा यूनिट वगैरह चेक कर लेते हैं। केसेस को ऑब्जर्व करने से पहले ऐसा यूनिट वगैरह चेक करते हैं। तो हमने पढ़ा कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए cos थीटा होता है। अब इसका हम लोग ऐसा यूनिट निकालने जा रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फाई। फाई का ऐसा यूनिट क्या होगा? देखो, विद्युत तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इस cos थीटा का कुछ नहीं होता है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी फ्लक्स का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम होता है। अब देखो, यहां से एक और ऐसा यूनिट यूज का हो सकता है। अब देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इंटू मीटर बटा में कूलम। ये न्यूटन मीटर को जूल हम लोग बोलते हैं, आपको याद है ना? न्यूटन मीटर को जूल पर कूलम इंटू मीटर, और ये जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। तो वोल्ट मीटर, यानी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम तो होता ही है, और एक वोल्ट मीटर भी होता है। इसका ऐसा यूनिट यही होता है। अब बात है डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं फाई का। हमको मालूम है कि डी फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला ई डॉट डी ए cos थीटा होता है। हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखने जा रहे हैं डी फाई का। देखो, ये क्या है? विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला बल बटा में आवेश होता है, तो एम एल टी इनवर्स टू बल का बटा में आवेश का आई टी, यानी टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 1। ई का हो गया इनटू ये एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर, ये cos थीटा का कुछ नहीं, यानी डी फाई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इसका हम, अब बताओ ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो ये अदिश राशि है,
विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि आपको यहां से भी मालूम चल सकता है कि दो सदिश का ये बिंदु गुणनफल है, इसलिए अदिश राशि है। या फिर विद्युत फ्लक्स संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना लाइंस निकला, तो कोई भी संख्या अदिश राशि होता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स अदिश, ठीक है, क्योंकि यह संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इतना बात आप समझ चुके हैं। जब आप इतना बात समझ चुके हैं तो इधर आते हैं, कुछ केसेस देखते हैं, कुछ केस हम लोग देखने चलते हैं। आपने अभी पढ़ा कि अगर कोई ये एरिया है जिसका डायरेक्शन इधर है और विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन इधर है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो डी फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है ई डॉट, अगर एरिया डी है तो कॉस थीटा। नजीर आप सोचिए, कुछ केस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। केस फर्स्ट, अगर ये थीटा का वैल्यू 0 हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो डी फाई क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 0 बोले तो 1, तो 1 तो ये खत्म। डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई इंटू डी। यदि विद्युत तीव्रता और एरिया के बीच एंगल 0 है तो इसका मतलब कि सतह के तरफ विद्युत बल रेखा पहुंच रही है। समझ रहे हैं बात को? विद्युत तीव्रता और एरिया दोनों के बीच एंगल 0 है, तो इसका मतलब कि अगर कोई ये सतह है तो इस सतह के पास ये विद्युत बल रेखा पहुंच रही है। अगर हम एरिया को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो पहुंच रही है, मतलब यहां पर लिख दे रहे हैं, इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि विद्युत बल रेखा सतह के पास पहुंच रही है। थीटा का मान 0 है, इसका मतलब सतह के पास पहुंच रही है। अगर ये सतह है तो यहां पर विद्युत बल रेखा पहुंचने वाली है। अगर थीटा के मान 0 है तो इसका मतलब होगा, अगर थीटा के मान 90 डिग्री है, इसका मतलब अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या? थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है cos 90 0, यानी डी फाई इज इक्वल टू 0। केस सेकंड अगर हम बात करें, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड बात करें तो थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो cos 90 तो सबको मालूम है कि 0 होता है, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए और cos 90, यानी डी फाई इज इक्वल टू 0 ना जी। सिंपल सा बात है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स तो लाइन से कुछ निकल ही नहीं रहा है ना जी, फ्लक्स कोई लाइन से निकल ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये विद्युत तीव्रता का दिशा है और एरिया का डायरेक्शन ऊपर है, यानी बोले तो इधर है, तो इसका मतलब ये है कि विद्युत बल रेखा सतह को टच ही नहीं कर रहा है, सतह से टच कर ही नहीं रहा है। इसका अर्थ यह है, देखो, क्योंकि डी फाई 0 है, इसका मतलब फ्लक्स निकल ही नहीं रहा है, सरफेस से विद्युत बल रेखा निकल ही नहीं रहा है, इसका मतलब सतह को टच कर ही नहीं रहा है। इसका अर्थ यह है कि विद्युत बल रेखा सतह को टच नहीं कर रहा है। नजीर
सतह को स्पर्श कर ही नहीं रहा है, बिना स्पर्श किए हुए निकल जा रहा है, तभी तो फ्लक्स जीरो है। कोई उसमें टच नहीं किया, इसका मतलब कि सतह से लाइन से निकला नहीं, इसलिए फ्लक्स जीरो है। अब केस थर्ड पर बात करें, केस थर्ड पर थीटा इज इक्वल टू 180 हो तो 180 यानी cos 180 क्या होता है जी? -1 cos 180 -1। तो यहां से आप चीजों को समझ सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए cos 180 के जगह पर -1 रखिए तो माइनस ई डॉट डी ए माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या? यानी अगर आप इधर एरिया को दर्शा रहे हैं और विद्युत तीव्रता को इधर, तो इसका मतलब यह है कि विद्युत बल रेखा सतह से निकल रही है। यह सतह है और सतह से निकल रही है, यह सतह से विद्युत बल रेखा निकल रही है, वो पहुंच रही थी। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई सतह है और इस सतह से विद्युत बल रेखा इसको छोड़ करके निकल रही है। समझ रहे हो ना? तो इस बात को भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका अर्थ यह है कि विद्युत बल रेखा सतह से निकल रही है। ये बात आप तीनों माइंड में रखें। क्या क्या हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि भाई विद्युत बल रेखा के लंबवत रखे सतह के एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखा निकल जा रही है, उन्हीं के कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। ये अदिश राशि होती है। इसका फॉर्मूला डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा होता है। जब विद्युत तीव्रता और क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो उसका अर्थ यह है कि सतह से विद्युत बल रेखा सतह के पास पहुंच रही है। ये सतह है तो यहाँ पर विद्युत बल रेखा पहुंच रही है जब थीटा का मान 0 होगा। जब थीटा का मान 90 होगा, इसका मतलब कि ये सतह है तो सतह से बिना टच किए हुए इधर से विद्युत बल रेखा निकल गई या इधर से निकल गई। जब थीटा का वैल्यू 180 होगा तो इसका मतलब कि इसमें पहुंच गई है और ये टच करके निकल रही है। जब निकल रही है उस टाइम थीटा का मान 180 होगा। इतना बात हम लोग पढ़े। जब इतना बात पढ़ लिए तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो आइए तो बच्चों आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाए। कापी कलम लेकर बैठिएगा, बैठ के उतारते रहना है। सब जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं आप उतारते रहना है, क्योंकि आप टाइम का जो है आपको प्रॉब्लम होगा ही। आप उतारे रहेंगे तो समझ में आएगा, नहीं उतारेंगे तो दिक्कत हो नहीं करेगा। हमने से फायदा क्या जब आप उतारेंगे नहीं। तो वीडियो देख के पहले खोपड़ी में, खोपड़ी से फिर कहाँ कॉपी पर उतारे। तो देखिए क्वेश्चन है कि भी जाता है क्वेश्चन है विद्युत बल रेखा के लंबवत 10 मीटर स्क्वायर या फिर विद्युत बल रेखा के लंबवत 5 मीटर लंबाई वाले वर्ग का प्लेट रखा जाता है यदि विद्युत
क्षेत्र का त्रिज्या, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता 60 डिग्री, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कुछ वैल्यू दे देते हैं 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इतना डिग्री सतह से 60 डिग्री कोण से दिशा बताता है। तो फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। समझ रहे जी? कह रहे हैं कि विद्युत बल रेखा के लंबवत 5 मीटर लंबाई वाले वर्ग का प्लेट रखा जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम सतह से 60 डिग्री कोण से दिशा बताता है, तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। समझ रहे हैं? यानी कह रहा है कि कोई सतह है और ये सतह कोई प्लेट है, और वो प्लेट कैसा है? स्क्वायर है, एक स्क्वायर प्लेट है, और इस स्क्वायर प्लेट का लंबाई 5 मीटर जी, 5 मीटर दिया होगा। वर्ग है, इसलिए सबका लंबाई बराबर होगा। अब कह रहा है कि आपको बताना है, अब इसके बाद कह रहा है कि इसका कुछ दिशा होगा। ये सतह है तो मान लीजिए सतह का दिशा कुछ इधर है, लंबवत होता है। इधर का मतलब क्या? लंबवत। एरिया वेक्टर, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? ये सतह है तो इस सतह से का डायरेक्शन किधर है? तो इस सतह का लंबवत है। क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी हाँ याद कीजिए आप, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब कह रहा है कि इससे विद्युत तीव्रता का दिशा जो है ना, वेक्टर ई का कितना डिग्री पर है? 60 डिग्री पर। तो आप सोचिए, आप इधर बात को सोच सकते हैं। आपको दिया हुआ है विद्युत तीव्रता E = कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁵ न्यूटन पर। एरिया दिया हुआ है, क्योंकि जब तक एरिया मालूम नहीं रहेगा आप फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो एरिया यानी DA, एरिया कितना होगा जी? अगर लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है और कह रहे हैं कि स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर। और पिच का एंगल आपको मालूम है 60 डिग्री है, तो d∅ = कितना होगा? E.dA cos θ। तो d∅ = E बोले तो 3 × 10⁵ इंटू एरिया कितना? 25, एंगल कितना? cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होगा? cos 60 का वैल्यू 1/2। तो d∅ = 25 × 75 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी इस सतह से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना गुजरेगा? इतना गुजरेगा। तो आप समझ रहे हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपका मेंस में पूछा है यही है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर है और इस सिलेंडर का रेडियस है R, इस सिलेंडर का रेडियस है R, और बोल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है उसका डायरेक्शन इधर है, एक्सियल है, सिलेंडर पर एक्सिस की ओर है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये पूरा सिलेंडर से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। यानी पूछ रहा है कि आप इस सिलेंडर से बताइए विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम चाहे तो 3 क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मान लो इस एरिया, ये जो एरिया है, अगर इस एरिया को हम फर्स्ट एरिया समझते हैं, इस एरिया को सेकंड एरिया समझते हैं और इस एरिया को थर्ड एरिया, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बना सकते हैं कि बताइए कि इस सतह से विद्युत फ्लक्स कितना निकला। फिर ये बना सकते हैं कि इस सतह से विद्युत फ्लक्स कितना निकला। फिर ये कर्व्ड एरिया से विद्युत फ्लक्स कितना निकला बताइए।
तो क्वेश्चन यही था कि पूरा सिलेंडर से बताइए विद्युत फ्लक्स कितना निकला। तो हम देखते हैं पूरा सिलेंडर से विद्युत फ्लक्स कितना निकला। तो देखिए सबसे हम लोग फर्स्ट एरिया से निकाले जाए, किस एरिया से, इस एरिया से, इस एरिया से, यानी पहला सतह के लिए, पहला सतह के लिए। जब हम पहला सतह के लिए बात करेंगे तो देखो तो विद्युत तीव्रता ई है, ठीक है, और एरिया, इस सतह का एरिया कितना हो जाएगा, इस सतह का एरिया कितना हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर। सर्कल है, ये सर्कल का एरिया कितना होता है, ई तो ई है, ई तो ई के बराबर है, और एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर। और बोले कि सतह और विद्युत तीव्रता के बीच एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू, तो देखो इस सतह के लंबवत होता है, कोई भी सतह हो तो उसका दिशा उसके लंबवत होता है। तो मान लो इसके लिए अगर सतह का दिशा उधर है, उधर है, तो थीटा डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि विद्युत तीव्रता का भी दिशा उधर है और सतह का भी दिशा उधर, इधर भी हो सकता है। तो जब हम इसके लिए उधर मानेंगे तो इसके लिए इधर मानेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट ए कॉस थीटा होता है, तो ई ए बोले तो पाई आर स्क्वायर कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी डी फाई 1 पहला सतह के लिए जो इसका विद्युत फ्लक्स होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इस सतह से इतना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब बात करें सेकेंड सतह की, सेकेंड सतह के, तो सेकेंड सतह के लिए भी ई का वैल्यू तो ये रह जाएगा, एरिया कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को मान लेते हैं हम कुछ हो, कर्व सरफेस एरिया अगर ए ही है, मान लो ए है, चाहे डी ए, डी ए, तो इस केस में ये देखो विद्युत बल रेखा ऐसे है और सतह ऐसे है, ऐसे है सतह, तो सतह के लंबवत सतह का दिशा होता है लंबवत, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा उधर और सतह का दिशा उधर, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना, सतह का दिशा उधर, विद्युत क्षेत्र का दिशा उधर, थीटा इज इक्वल टू 90। तो एरिया इसका कुछ भी हो तो डी फाई 2, यानी सेकंड केस में जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए cos थीटा बोले तो 90 डिग्री, cos 90 0, यानी डी फाई 2 जो होगा क्या हो जाएगा 0, यानी सेकंड सतह से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो 0 निकलेगा। समझ रहे बात को। अब बात आ जाए थर्ड सतह, थर्ड सतह, तीसरा सतह, तीसरा सतह का जब बात करें माने थर्ड सतह के लिए, थर्ड सतह के लिए, तो जब हम थर्ड सतह के लिए बात करेंगे तो सोचो ई तो ई है, ये है, अगर पाई का एरिया का बात करें तो पाई आर स्क्वायर ये है ये, और कोण का बात करें, देखो इधर से विद्युत बल रेखा निकल रही थी, इधर से विद्युत बल रेखा निकल रही थी, इस सतह से निकल रही थी, जब इस सतह से निकल रही होगी तो इस सतह के पास पहुंच रही होगी, या इस सतह के पास पहुंच रही होगी तो इस सतह से निकल रही होगी, यही सोच सकते हैं। तो देखो जब हम इसको अगर 0 लिए, थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको थीटा इज इक्वल टू 180 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सिलेंडर का एक पार्ट है, अगर यहाँ से विद्युत बल रेखा जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो इसका मतलब कि सतह से छोड़कर निकल रही है, थीटा इज इक्वल टू 180, तो जब यहाँ से छोड़कर निकलेगी तो इसके पास पहुँचेगी, पहुँच रही है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 ना जी। तो अगर हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 लिए हैं तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 लेंगे, तो यानी डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई 3 जो हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस 180, यानी डी फाई 3 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए का पाई आर स्क्वायर, और के कॉस 180 का वैल्यू -1, यानी डी फाई 3 जो होगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आया कि इस सतह से, पहला सतह से जो विद्युत फ्लक्स निकला वो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा सतह से जो विद्युत फ्लक्स निकला वो 0, तीसरा सतह से जो फ्लक्स निकला माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर निकला। इसलिए कुल सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकला, इसलिए कुल बेलन से निकलने वाला फ्लक्स, कुल बेलन से भाई फ्लक्स जो डी फाई होगा वो बराबर होगा पहला सतह से फ्लक्स, फर्स्ट सतह प्लस सेकेंड सतह प्लस थर्ड सतह ना हो, फर्स्ट सतह से ई इंटू पाई आर स्क्वायर
प्लस सेकेंड सतह से 0 और थर्ड सतह से माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 0 यानी डी फाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इस सिलेंडर से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरा है, यानी इस सिलेंडर से नेट कोई विद्युत बल रेखा पास नहीं की। तो समझ गए होंगे। एक बार में नहीं समझ में आया तो लेक्चर को 2 बार देखिए, देख करके कोशिश कीजिए समझने के लिए, विद्युत बल रेखा समझ जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।